5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और ये एफ जंक्शन आप कार्यक्रम देख रहे हैं। अगले आधे घंटे के लिए हम आपको डेरिवेटिव्स के बेहतरीन ट्रेड लेके आएंगे। आपके लिए रिपोर्ट कार्ड के जरिए में सिद्ध भी कर देते हैं कि जो ट्रेड हम आपके सामने रख रहे हैं वो कितने बेहतरीन है और हमारे रिसर्च के जो मेहमान होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो क्या शानदार ट्रेड आपके लिए लेके आते हैं। कुछ सौदे हम अपनी तरफ से छांट के लेके आते हैं, जिसको हाँ या ना में वो जवाब देते हैं और ये बताते भी हैं अगर हाँ है तो उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, और जिस पे गिर जाता है स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं होता उसको हम काउंट ही नहीं करते और उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं। आज भी कुछ वैसे ही करने जा रहे हैं, लेकिन पहले 5 बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। पहली बड़ी बात, लगातार 3 दिनों से बाजार तेज़ है। बाजार के अंदर 2 दिन से पहले फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप आया, कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। मार्केट ने इस फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग में एक अच्छी चीज़ की है कि सपोर्ट्स को पक्के करता जा रहा है। दूसरी एक बुरी चीज़ भी कर रहा है कि रेजिस्टेंस उसको पार नहीं कर पा रहा, फोर्स की थोड़ी कमी है। तो मार्केट एक चर्न कर रहा है। 18,500 18,700 निफ्टी का रेंज है, 44,000 से 44,500 बैंक निफ्टी की रेंज है। दायरे में आज बैंक निफ्टी है, 12 में से 7 शेयर मजबूत है, यानी कि स्ट्रेंथ है बाजार में, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ कम है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के बाद से थोड़ा बाजार नीचे ज़रूर आया है। ज़्यादातर सभी सेक्टर और इंडेक्स हरे निशान में है, ये आप नोटिस कर रहे होंगे। इसमें से 3-4 सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो अपने 50 वीक हाई या अपने ऑल टाइम पे चल रहे हैं, जैसे कि ऑटो, जैसे कि एफएमसीजी, है ना। इस तरह के इंडाइसिस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। रियल एस्टेट से एक है, तो ये कुछ एक सेक्टर हैं जो अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर इस समय कामकाज कर रहे हैं। अगर आप मोटा मोटी 10 सेक्टर्स में पूरे बाजार को डाल दें तो 30 से 40% यानी कि 4 सेक्टर ऐसे होंगे जो आपके रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहे हैं। इंडिया विक्स अभी 3% नीचे है, 11 के आसपास चल रहा है। 11 से 13.5 का विक्स कोई मतलब नहीं है, जो आपको करना है आपको करने देगा, टूटने और बढ़ने दोनों की स्थिति में ही। लेकिन हाँ, 11 के नीचे जाने पर फिर से नोटिस होगा और 13.5 के आने पर फिर से विक्स को नोटिस किया जाएगा। फिलहाल इस रेंज का विक्स यूजलेस। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आ जाते हैं फटाफट से इस चीज़ को चेक करते हैं कि कल के जो हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत, उनके ट्रेड कौन कौन से हिट हुए और कितना रिटर्न आपको मिला। देखिए, चोला इन्वेस्टमेंट के कल एक ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने डिस्कस किया था, आपको भी अच्छे से याद ही होगा। उसने एक शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि हमने 30% का रिटर्न दिया, ये ऑलमोस्ट डबल तक भी हो गई थी। 34 वाली कॉल आपके 47 पे उससे भी ऊपर जाके करके आई है ये, लेकिन फिर भी हमने 12 to 12 यानी कि कल के 12 बजे का दिया हो गया सौदा, आज के 12 बजे तक का भी कैलकुलेशन डाले तो करीब 30% का रिटर्न बनता है। 2.5% का गेन आपको सेविंग्स में अच्छा आता है। वो देखा L&T फाइनेंस के अंदर करीब 2% का गेन आपको मिला। तो कुछ एक ट्रेड हमने आपके सामने रखा। M&M को बेचने की रिकमेंडेशन थी, M&M फाइनेंस को, वहाँ से करीब 1.5% का गेन आया। ओबरॉय रियलिटी से करीब 1.5% का गेन आया। निफ्टी फ्यूचर से करीब 1% का गेन आया। इतना तो डिस्कस हुआ था कल कार्यक्रम में और सबका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। इस रिपोर्ट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं? इस रिपोर्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि एक ही दिन के अंदर हमारे सौदे किस तरह से आगे मूव कर रहे हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है कि देखिए ये जो शेयर बताए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो शेयर डिस्कस किए जा रहे हैं, इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा, इस रिपोर्ट कार्ड से एनालिस्ट का भी एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा कौन से एनालिस्ट आपको जो ट्रेड दे रहा है उसकी कितनी हिट रेशियो चल रही है। तो ये दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है आपके लिए। हमारे लिए तो है ये, आपके लिए तो सिचुएशन ये ज़्यादा बेहतर है। और हम इसमें कोशिश करते हैं कि मेहमानों से ये बात कह देते हैं कि भाई आपके पास पूरी इंडिपेंडेंस है, आपको जो शेयर लेना आप बोलिए, जो शेयर आपको रिप्लेस करना आप रिप्लेस कर सकते हो, आपको किसी पे टारगेट स्टॉप लॉस देना है वो दीजिए। कई बार तो इसी कार्यक्रम में ऐसा होता है कि हम कॉल देते हैं शॉर्ट की, लेकिन वो कहते हैं नहीं शॉर्ट नहीं कीजिए बल्कि यहाँ पे लॉन्ग कर दीजिए। ये इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे ये संभव भी है। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और ट्रेड हम आपके सामने आज रखेंगे। राहुल शर्मा आज के हमारे मेहमान हैं। काफ़ी दिनों बाद आज उनसे मुलाकात हो रही है स्क्रीन पर, और वो लंबी छुट्टियों पे भी गए थे और जाना भी चाहिए। डेरिवेटिव वाले लोगों को जाना चाहिए ज़्यादा छुट्टी पे, बहुत तनाव रहता है, ये तो मैं जानता हूँ। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। लंबी छुट्टी रही सर, पहले आपकी छुट्टी कैसी थी ये बताइए। बाजार तो कहीं नहीं गया, आप बाजार को कह के गए थे क्या कहीं मत जाइएगा? नमस्कार दिव्य जी। सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, जो मई नमस्कार। का महीना आता है, बच्चों की स्कूल में छुट्टी होती है, तो थोड़ा एक 8-10 दिन की छुट्टी मैंने ली यहाँ पर, और साथ में हमारी टीम की ऑफ साइट भी थी जो वियतनाम लेके गए थे पूरी टीम को। तो पूरी रिसर्च टीम और जो हमारी जो बिजनेस हेड्स है वो सबके सब वहाँ जाकर एक तरह से रीग्रुप करके आए हैं, तो काफी रिफ्रेश्ड है। और सबसे अच्छा है कि जब रिटर्न आए तो निफ्टी ऑलमोस्ट एक न्यू ऑल टाइम हाई के पास आके खड़ा हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मूड मोमेंटम दोनों के दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मूड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से बिल्कुल अपने आप को फ्रेश और रिफ्रेश रखें। खैर सर, आगे बढ़ते हैं। पहले जरा निफ्टी पे एक व्यू आपसे जानना चाहूँगा मैं। निफ्टी, ये बात अच्छी बात है कि हम ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन सर बुरी बात ये है ना, पिछले 10 दिन से हम ऑल टाइम हाई बोल रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहा और पार भी नहीं हो रहा। तो बाजार के पास सपोर्ट अच्छी है, पुल बैक स्ट्रांग है, लेकिन वो रेजिस्टेंस इसको पार नहीं कर पा रहे। सर चांसेस कितने हैं, चल जाएगा बाजार? क्या अगले 10 दिन में हम एक्सपेक्ट करें कि एटीएच यानी कि ऑल टाइम हाई लग जाएगा निफ्टी पर? जी देखिए, दो रीजंस है। एक तो जो मार्केट ब्रेड थ्रस्ट हम देखते हैं, यानी कि जो निफ्टी 500 में से कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स तेजी में, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स न्यूट्रल है और कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स मंदी में, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट ब्रेड जो है वो काफी यहाँ पर मजबूत है। यानी कि पिछले 4-5 सेशन में जो एक कूलिंग ऑफ निफ्टी में देखने को मिली, इसके बावजूद हमने मिड और स्मॉल कैप्स में और एक तरह से ब्रॉडर मार्केट में यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होता हुआ देखा। और जब मार्केट ऐसे मूड में रहता है कि जब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट करता है, भले ही इंडेक्स थोड़ा-सा अटक ज़रूर जाए, हमने देखा है कि सूनर देन लेटर जो बड़े लेवल्स हैं वो निकल जाते हैं। और मेरे हिसाब से लास्ट 4-5 दिन में कूलिंग ऑफ जो है वो निफ्टी में खत्म हुआ है। 18,500 का लेवल ऑलमोस्ट हमने कल के दिन में टेस्ट किया और अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ पर 19,000 का लेवल टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो पॉजिटिव बायस रखिए, निफ्टी में लॉन्ग व्यू रखिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से 18,480 का स्टॉप लॉस लगाकर स्पॉट के हिसाब से यहाँ पर तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। एज अ सेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंक्स पे फोकस करना चाहिए, खास करके पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना रहेगा। हमारे इनफैक्ट जो आइडियाज है वो पीएसयू बैंक्स में से भी है। और मुझे लगता है कि अगर हाई मोमेंटम हमें देखना है तो ऑटो में देखना है। ऑटो में हमने देखा कि पिछले वीक बहुत ही अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली थी और ऑटो एक तरह से इज हैविंग द टाइम ऑफ इट्स लाइफ। तो मेरे हिसाब से ये 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा ट्रैक्शन मार्केट में रहता हुआ दिख सकता है। ओके डन। आपने दो सेक्टर्स का नाम लिया, एक तो बैंक है, दूसरा ऑटो है। आप इंडेक्स को लेकर बुलिश हैं, यानी कि निफ्टी को लेकर आपका ये मानना है कि जब तक 18,480 नहीं जाता कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें बने रह सकते हैं। और आप पहला टारगेट तो ऑल टाइम हाई का कह रहे हैं कि 18,887 मिलेगा और उसके बाद 19,000 के लेवल तक भी मार्केट की कैपेसिटी है चलने की, और 480 का आपका एक स्टॉप लॉस है। सर जब आप बैंक की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ फिर बैंक निफ्टी का भी व्यू पॉइंट बता दीजिए। इसने अपना काम निफ्टी से पहले कर रखा ऑल टाइम हाई लगाने का, लेकिन एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद बार बार आके उसी रेंज के आसपास चल रहा है, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा। कहते हैं ना एटीएच के बाद एक बड़ा मूव आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा सर। देखिए, प्राइवेट बैंक्स ने अपना काम यहाँ पर निभाया है। हमने बहुत ही अच्छा मूव एक्सिस बैंक में देखा। इनफैक्ट पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अब प्राइवेट बैंक से शिफ्ट होकर फोकस पीएसयू बैंक्स की तरफ जाएगा। पीएसयू बैंक इंडेक्स का सेटअप तो बढ़िया है ही, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो जो यहाँ पर एक तरह से हायर लो का सेटअप है। इनफैक्ट सब ब्रेकआउट की कगार पर खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ये बिल्कुल भी नहीं चले हैं पिछले महीने भर में और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 10 से 15% की अपसाइड इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। 5% का मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग में काम किया जा सकता है। अब कौन से वो स्टॉक्स है, देखिए, एक कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और एसबीआई। ये 3 स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में फेवरेट रहेंगे। और आज देखिए आरबीआई की मीट भी है, जिसका आउटकम जो है, इनफैक्ट मार्केट को जो जो रिएक्शन देना है वो कल देंगे। तो मेरे हिसाब से प्रीएम्प्टिवली यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेके पीएसयू बैंक्स में चला जा सकता है। ओके ठीक है, पीएसयूज बैंक पे लेके चला जा सकता है। कुछ पोजीशनिंग हम आपसे और भी समझेंगे आपके ट्रेडिंग कॉल्स में, नो डाउट होगा भी वो शेयर। लेकिन पहले अब मैं सीधा सीधा स्टॉक्स के बारे में चर्चा को शुरुआत कर रहा हूँ और पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हैं, एक तो आपका फेवरेट ऑटो पैक, अभी आप खुद गिनवा रहे थे, उसमें से हमने टाटा मोटर्स को चुना है। अच्छी पोजीशनिंग हो रही है, कल परसों भी अच्छी पोजीशनिंग थी। ये 500-520 के जब चला है, एक बार थोड़ा रुका लेकिन फिर से स्पीड पकड़ ली है इसने। और दूसरा है सर बलरामपुर चीनी, काफ़ी दिनों के बाद आज यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। हालांकि है इंच का मार्केट ये बलरामपुर के लिए, लेकिन फिर भी आज खरीदारी हुई है, बिल्डअप ठीक ठाक है 3% का। एक बार आपका व्यू चाहिए सर दोनों शेयर्स पर।
जी हाँ, देखिए दोनों में से अगर बेहतरीन जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बलरामपुर चीनी में है। टाटा मोटर्स ऑलरेडी 515 वाला 570-75 हो चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर एक भी झटका आया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस है। बट मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी में यहाँ पर एक इनफैक्ट आज पहला दिन है कि पिछले 8-10 सेशन के कंसोलिडेशन को स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकआउट दिया है। अच्छी वॉल्यूम्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैश और एफ&ओ दोनों में। मेरे हिसाब से हेडरूम इतना बड़ा नहीं है, जैसे आपने बोला कि थोड़ा रेंज बाउंड वाला स्टॉक है, लेकिन 425 तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जगह देखने को मिल सकती है बलरामपुर चीनी में। बलरामपुर चीनी को बाय करके चला जा सकता है। कल का जो लो यानी कि 386 का जो लेवल है वो आई थिंक स्टॉप लॉस का काम करेगा, तो 386 स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। 425 तक की अपसाइड मुझे लगता है बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। बलरामपुर चीनी आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। हमने दो सिर्फ एवरेजेस डाली हुई हैं, कुछ कैलकुलेशंस थी हमारी जो चार्ट पे ड्रॉ हुई होंगी। आप देख पा रहे हो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास है। नीचे ये जो डबल लाइन आप देख पा रहे हो इसका एक्सट्रीम लो है और उसके बाद एक पुल बैक आपको 425 तक मिलेगा। ये पुल बैक इसके छोटे से डबल टॉप तक का बना हुआ है। ये जो हमने दो गोले मार्क कर रखे हैं, ये वाला और एक मैं अभी आपके सामने मार्क कर देता हूँ, दिस वन। तो ये आप देखेंगे एक ही रेंज के अंदर ये आपको दोनों ट्रेड दिखेंगे। तो यहाँ तक तो इसके पुल बैक आने के चांसेस ज़्यादा है। ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है आपको, आप ये देख ही रही होंगे। और एक बड़ी कैंडल है विद अ वॉल्यूम, तो उम्मीद है 425 तक आराम से आ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है टाटा मोटर्स से, इसलिए बलरामपुर चीनी पे ट्रेड ले सकते हैं। सर, हमने एक शेयर आपका लिख लिया। टाटा मोटर्स को आप ड्रॉप करने के लिए कह रहे हैं कि उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं सर, अब कुछ और ट्रेड पे आपसे पता करते हैं। शॉर्ट कवरिंग के दो ट्रेड हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल और सीजी कंज्यूमर्स। सर, इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लेना, कोरोमंडल इंटरनेशनल और सीजी कंज्यूमर्स, यानी कि क्रॉप ग्रेस कंज्यूमर्स। ये देखिए कोरोमंडल में इनफैक्ट यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल एकदम आइडियल लगता है मुझे, क्योंकि देखिए मॉनसून का भी आई थिंक जैसे आप स्टो की शुरुआत में कह रहे थे कि यहाँ पर आगाज हो सकता है। और जनरली हमने देखा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन रहता है जब भी मॉनसून की शुरुआत होती है। आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट्स यहाँ डेफिनेटली एक बार अनकंफर्टेबल फील करेंगे और मुझे लगता है कि 1120 तक के मूव कोरोमंडल में इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से कोरोमंडल को बाय करके चलिए। 945 का एक स्टॉप लॉस लगाइए कैश के हिसाब से, और मुझे लगता है 1020 तक के लेवल्स आपको कोरोमंडल में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा शेयर जो है सीजी कंज्यूमर्स, एक बार उसको भी चेक कर लो। कुछ अगर ट्रेड बनता तो वो भी बात हो जाएगी। इस बीच जब तक आप वो चार्ट देख रहे हैं, मैं एक बार जरा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या नोटिस करने वाली चीज़ है। कोरोमंडल के अंदर आप 940 स्टॉप लॉस देख पा रहे हैं, ये वेरी वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस है। एक बार जरा चार्ट स्क्रीन पर आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 945 का इंपॉर्टेंस क्या, मतलब क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हरे कलर की लाइन आपको चल रही है, 50 दिन की एवरेज है। यही 50 दिन की एवरेज आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगी, क्योंकि 200 दिनों की एवरेज भी चेज कर रही है बैक टू बैक। तो इसलिए ये पूरा का पूरा एरिया ये सपोर्ट एरिया है जो सर ने आपको दे दिया एज अ स्टॉप लॉस। ये जाएगा तो स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पे आपको 940 का या 945 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस लगा देना है। और ये अगर जब तक बने रहता है तो पुल बैक आएगा और आपके प्रीवियस लेवल को भी टच करने के लिए जाएगा, जो कि 1010 तक का है। तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया। दूसरा सर सीजी कंज्यूमर्स देख लीजिए जरा आप। देखिए सीजी कंज्यूमर में इनफैक्ट भी सिमिलर सेटअप है, लेकिन परसेंटेज वाइज मुझे लगता है कि तकरीबन 3-3.5% तक की अपसाइड है, क्योंकि तकरीबन 292 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेज पर प्लेस्ड है। और मुझे लगता है कि ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस आई थिंक कोरोमंडल का सेटअप यहाँ पर बेहतर है। अगर आप क्रॉम्पटन भी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें आप 276 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग लीजिए। तकरीबन 10 पॉइंट तक की अपसाइड यानी कि 292 हाफ तक की अपसाइड मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रॉम्पटन में भी बनती हुई दिख सकती है। बट ऑन रिलेटिव स्केल आई थिंक कोरोमंडल इज अ बेटर बेट। ठीक है, कोरोमंडल ज़्यादा बेटर है और आपको चार्ट पे भी दिखा देते हैं हम और आपको पता भी लग जाएगा। आप इसको 1 मिनट के लिए छोड़ ही दीजिए। 292 का टारगेट हमने नोटिस करवा दिया, बट कन्विक्शन के साथ देखिए शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, फ्रेश लॉन्ग हमेशा दम रखता है। फ्रेश लॉन्ग के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर एकदम से आ जाएगा, ऐसा रेयर देखने को मिलता है जब तक कोई न्यूज़ ना आ जाए। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि कई बार 1-2 घंटे 3 घंटे के शॉर्ट्स को कवर होने के बाद दिक्कत आ जाती है। तो कोरोमंडल और अगर आप इन दोनों में सीजी कंज्यूमर्स में, क्योंकि दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं, दम किस में ज़्यादा है, जल्दी जल्दी नीचे नहीं आएगा और थोड़ा और चलेगा, वो लग रहा है कि
कोरोमंडल चलेगा, इसलिए कोरोमंडल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा एज कम्पेयर टू सीजी कंज्यूमर्स। दोनों का नेचर एक है, एक ही ब्रैकेट से हम शेयर चुन के लाए, लेकिन दोनों में ज़्यादा दम कोरो के पास है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। हमने तेज़ी के शेयर्स 3 डिस्कस किए, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सीजी पावर और एक हमने बलरामपुर चीनी आपके सामने डिस्कस किया। निफ्टी पे सर बुलिश है। अब हम जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर एक इंडस टावर है, पिछले 2-4 दिनों से क्या हो रहा है, पहले थोड़ा शॉर्टिंग हुई, फिर अनवाइंडिंग का प्रेशर आया, आज फिर से शॉर्ट हो रहा है। ये करीब 1.5% नीचे, आप भी नोटिस करेंगे, पिछले 3-4 दिन का डाटा चेक करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा सर पॉलीकैब, ये भी करीब 1.5% नीचे है। ये शेयर बहुत अच्छा चला, अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, लेकिन कई बार चलने के बाद शेयर थक भी जाते हैं। सर दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, इंडस टावर और पॉलीकैब। देखिए इंडस में हमें यहाँ पर एक इनफैक्ट एक अटेम्प्ट किया था रिवर्सल देने का, बाउंस बैक देने का, बट यहाँ पर लास्ट 3 दिन में फिर से हमें अगेंस्ट द मार्केट इनफैक्ट सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई थिंक कोई बेरिश सेटअप है दोनों में से, तो आई थिंक क्लियरली इंडस टावर में है, बिकॉज जैसे मुझे लगता है कि 152 का लेवल सॉरी 153 का लेवल अगर ब्रेक होगा, जो कि 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो इसमें एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 142 का लेवल नीचे में टेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो कंडीशनली अगर 153 का लेवल टूटता है तो इंडस टावर में बेरिश व्यू रखिए, शॉर्ट ट्रेड लीजिए, और मुझे लगता है कि 157 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं 10 पॉइंट की डाउनसाइड के लिए। आई थिंक जहां तक पॉलीकैब का सवाल है, देखिए जैसे आपने कहा कि एक वेल्थ क्रिएटर रहा है स्टॉक और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जनरली जब ऐसे यूनिडायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जब चलते हैं, जब तक एक लोअर टॉप नहीं बनाते, मैं जनरली शॉर्ट करना अवॉइड करता हूँ, और अभी तक एक लोअर टॉप नहीं बना, इनफैक्ट हायर टॉप का जो सीक्वेंस है अभी भी जारी है, और इसे मैं वेट करूंगा कोई शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर लेने के लिए। इनफैक्ट डिप में तकरीबन 3450 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करेंगे, तो इसे शॉर्ट तो मत कीजिए, बट आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति पॉलीकैब में सही रहेगी। ठीक है, बाइंग और डिप्स आप पॉलीकैब में कीजिएगा, शॉर्ट करने की इसमें जहमत ना उठाएं, क्योंकि शेयर में काफ़ी दम है। अगर आपको चार्ट दिखा पाओ पॉलीकैब के तो आपको दिख जाएगा, पहले एक रेंज में था, लेकिन रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये ना रुक के चलता है। और आपको मैं थोड़े से चार्ट बड़े भी करके दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे पहले एक रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट करता है। आप इसके पूरे कंप्लीट चार्ट देख पा रहे हैं, हमने डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है ये। और अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और ये जो गैप होते हैं ना अपने 50 दिन और 200 दिन के एवरेज से थोड़ा दूर है ये। तो शॉर्टिंग क्या होती है ना, 1 डे की होती है, और उसके बाद ये इस लेवल तक आके फिर से सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि अपने नियर टर्म सपोर्ट को भी नहीं तोड़ते ये। और आप देख ही रहे होंगे, इसने 200 दिनों के एवरेज जब टेस्ट किया, बैक टू बैक ऊपर आया और बहुत स्पीड से ऊपर आया। तो इसलिए वेट कर लेते हैं कि 50 दिन के एवरेज के आसपास आके मिल जाए। तो ये रेट क्या बनेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये करीब 3300 रुपये के आसपास बनेगा। अभी ये चल रहा है करीब 3540 का। तो जो सर आपसे कह रहे हैं कि किसी डिप में आके प्लस करना है, तो कम से कम 10% तक का वेट कर लेना। नहीं कर सकते 8%, 7% का जरूर वेट करना, तभी पॉलीकैब प्लस के लिए बनेगा। और दूसरा शेयर तो आपको शॉर्ट के लिए मिल गया, इंडस टावर, और उसके अंदर कुछ कंडीशन है, 153 के लेवल्स को ब्रेक करे तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम लेवल्स ले आएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। 142, 157 का एक स्टॉप है, और 153 के नीचे शॉर्ट हो जाएगा ये। अब हमारे पास अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं राहुल जी, एक बार जरा उनको भी जरा चेक कर लीजिए। पहला है मेट्रोपॉलिसिस, दूसरा है एसबीआई कार्ड। सर जी हाँ, देखिए जहाँ तक दोनों स्टॉक्स का सवाल है, मेट्रोपोलिस में काफी साइडवेज मूवमेंट है। इनफैक्ट एक अच्छे सेक्टर में, इनफैक्ट अगर पूरे फार्मा को हम देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ फार्मा में बनी हुई है, और यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो साइडवेज स्टॉक को मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा। बट आई थिंक जहाँ तक अनवाइंडिंग का सवाल है, तो थोड़ा यहाँ पर वेट करें, दोनों में एक्चुअली कन्विक्शन नहीं है मुझे, तो यहाँ पर मैं अवॉइड या एक तरह से नोटा का बटन दबाना चाहूँगा। ओके ठीक है, ये नया अच्छा है, आपने अच्छा बताया नोटा वाला बटन। ये हम भी करवा देते हैं नोटा वाला बटन, कि भैया इसमें ट्रेड ही नहीं है, कोई सौदा ही नहीं बन रहा। तो हमने आपके साथ साथ ना सर मैंने भी मेट्रोपॉलिसिस के चार्ट देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बकायदा लिख के आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कैसे, मेरे को भी लगा कि पता नहीं सर क्या बोलेंगे इस पर, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग तो नहीं रहा कुछ भी कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। एक बार जरा आप स्क्रीन पर लेके आइए मेट्रोपॉलिसिस के चार्ट, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। अब आप ये देखिए,
इस चार्ट के अंदर आप क्या शॉर्ट करेंगे, तो ऑलरेडी पहले ही कमज़ोर है, और दूसरा कमज़ोर होने के बाद क्या कर रहा है ना, एक ऐसी जगह पर आके रुक गया है कि जहाँ पर अभी ये ब्रेक करेगा, थोड़ा इसको समय गुजारेगा अपना ये, और जिस जगह पर आके रुका हुआ, अब आप इसके जर्नी भी चेक करेंगे ना, डेली बेसिस पर चार्ट है, यानी कि मैं महीनों की बात बोल रहा हूँ। ये देखिए आप एक रेंज के अंदर फंसा हुआ शेयर है, और एक कब से है, ये रेंज है करीब करीब नवंबर सितंबर से, तो आप देखिए 7-8 महीने हो गए ये अपने वेरी इमीडिएट जो लोज बने हैं उसको ब्रेक नहीं कर रहा, और यहाँ पे टाइम पास करने वाली इसकी एक जगह आ गई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रेकआउट भी कर जाए। तो फिलहाल ये नोटा के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था, मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने राहुल जी कैसे इसको देखेंगे, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल ठीक निकला सर। और ऐसे ही SBI कार्ड के साथ भी है, तो दोनों में कोई सौदा नहीं है, ना ही SBI कार्ड में ना ही मेट्रोपॉलिसिस में। राहुल जी, हमने अपने सौदे पूछ लिया आपसे, अब आपकी बारी है, अब अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए, हम नोट कर लेते हैं। ये देखिए 3 ट्रेड्स है। एक तो इंडेक्स में ट्रेड रहेगा, बैंक निफ्टी में आप पोजिशनली यहाँ पर 45,000 के जो कॉल ऑप्शंस है 15 जून के एक्सपायरी वाले, उन्हें बाय करके चल सकते हैं। 55 रुपए से लेके 60 रुपए की रेंज में इन्हें बाय करें। मुझे लगता है कि इन ऑप्शंस में डबल होने का पूरा पोटेंशियल है, और तकरीबन 200 रुपए तक के भी टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर PSU बैंक की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर PSU बैंक्स पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं। और हम देखिए 44,000 पर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 44,000 का कॉल बहुत दूर है, बट जो हिसाब से बैंक निफ्टी का बेस बढ़ गया है, परसेंटेज वाइज बहुत छोटा मूव है, और ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो कॉल ऑप्शंस बाय करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी में। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, एक स्टॉक डेफिनेटली बिकॉज़ बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, तो बैंक PSU बैंक्स में हमारा जो प्रेफर्ड पिक है वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करके चलिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर 200-210 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 179 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा कैश के हिसाब से। और दूसरा जो ऑटो क्षेत्र से स्टॉक हमें अच्छा लगता है वो है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में एक बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर सेटअप है। मुझे लगता है कंटिन्यूएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छे रिजल्ट्स आए थे एस्कॉर्ट्स के, उसके बाद लगातार स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और मुझे लगता है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 2160 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट्स को बाय करने की राय रहेगी। 2350 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार। एस्कॉर्ट्स का मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि अगर हम नहीं पूछेंगे तो आपकी तरफ से ज़रूर आ सकता है। एस्कॉर्ट्स का एक ब्रेकआउट भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए दिखा सकता हूँ। हमने कुछ पुरानी ड्राइंग्स भी बना रखी हैं, वो मैंने डिलीट भी नहीं की है, तो वो मैं ज़रा वो भी आपके सामने रख देता हूँ। एक बार इधर के दिखाइए, तो हमने एस्कॉर्ट्स का बना रखा है। इसका कुछ न्यूज़ आया होगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 18 नवंबर 2021 के अंदर, ये 1808 रुपये का था। ये पुरानी ड्राइंग्स है जो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं। इसका 5 दिसंबर 2022 को नया हाई लगा था 2350 का। उसके बाद से शेयर नीचे गया, एक चैनल का सपोर्ट लिया, और उसके बाद फिर से ऊपर आ रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ऊपर आ रहा है, और नए हाई को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अब जरा राहुल जी का आप ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस और टारगेट दिखाओ, आपको दिखेगा उसमें भी 2300 की नंबर्स आपको दिखेंगे, क्योंकि अपने प्रीवियस हाई को वापस से रीटेस्ट करने के लिए पहुंचेगा। ये नहीं, निफ्टी की कॉल नहीं, पहले एस्कॉर्ट्स का दिखाओ ताकि वो क्लब हो जाए, साथ में हो जाए। तो आपको एस्कॉर्ट्स के अंदर 2300 प्लस तक के टारगेट आपको यहाँ से फिर मिलेंगे। ये 2350, यही इसका पुराना हाई है जो मैंने अभी आपको बताया था। राहुल जी ठीक है ना, हम भी थोड़ा आपसे सीख के सीख गए हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना सर? नहीं, ये मार्केट ही पूरा है। आपको एक स्टूडेंट की तरह ही मार्केट में रहना रहता है, कितना भी एक्सपीरियंस हो डजंट मैटर। बट आई थिंक जो हिसाब से ऑटो इंडेक्स चल रहा है यहाँ पर, एस्कॉर्ट्स में प्रीवियस हाई लगने के काफी अच्छे चांसेस। ठीक है, डन सर। तो हमने आपका नोटिस कर लिया सर, एस्कॉर्ट्स को भी, और ऑप्शंस का सौदा भी अच्छा है बैंक निफ्टी का। और जैसे आप बता भी रहे थे कि हाँ एक सरकारी कंपनी आपको मिलेगी बैंक, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है सर के ट्रेड के अंदर। तो इस सारे के सारे सौदों से उम्मीद करते हैं जब हम कल रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे तो बहुत ही शानदार बना हुआ होगा, और इसके पीछे पूरी मेहनत करने के पीछे पूरा एक ही पर्पस है, आपका फ़ायदा होना चाहिए। आपको ट्रेड मिल रहा है, खुल्लम खुल्ला आपके सामने बता रहे हैं, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, इसमें हाई कन्विक्शन, इसमें लो कन्विक्शन, कोई चोरी छुपी वाली बात ही नहीं है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके काफ़ी दिनों बाद, और इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।